मैं हूं कैलाश चंद पहाड़िया से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, आज जो अध्ययन करेंगे भाग 2 वेबर के औद्योगिक अवस्थिति का जो मॉडल का सिद्धांत था। प्रथम वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि न्यूनतम परिवहन लागत पर किस प्रकार उद्योग स्थापित होता है। आज जो अध्ययन करेंगे भाग 2 में वह यहाँ पर अध्ययन करेंगे वह श्रम लागत के कारण न्यूनतम परिवहन किस प्रकार उद्योग स्थापित किया जाता है। इस संकल्पना को आइसोडोपेंट की संकल्पना भी कहते हैं। तो इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापित किया जाता है तो यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता है। तो इस दिशा में उद्योग की स्थापना परिवहन व्यय का महत्व समाप्त हो जाता है और श्रम व्यय की ओर स्थापित होता है। अर्थात वेबर महोदय ने इससे पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि वेबर का जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है परिवहन पर दिया है, यातायात पर दिया है, परिवहन व्यय पर दिया की लागत पर, उद्योग पर उसमें बहुत जोर प्रकाश डाला था। आज जो अपना अध्ययन करेंगे श्रम जो है, जो लेबर है, वो भी उद्योग स्थापना पर बहुत योगदान रहता है। उसको किस प्रकार उन्होंने वेबर महोदय ने श्रम पर किस प्रकार अवस्थिति का सिद्धांत दिया, उसको आज समझना है। तो यदि आपको यातायात व्यय या परिवहन व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता है तो उद्योग की स्थापना आप श्रम जहां प्राप्त होता है या लेबर जहां प्राप्त हो वहां स्थापित करना चाहिए। वेबर के महोदय ने बताया कि यदि किसी सेक्टर का श्रम अधिक होता है तो न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र से कहीं उद्योग की श्रम हो सकता है। वो न्यूनतम परिवहन लागत केंद्र से कहीं अन्य जगह पर स्थानांतरण हो सकता है, वहां पर नहीं होगा। बशर्त है कि उद्योग की वहां स्थानांतरण करने में अतिरिक्त परिवहन लागत श्रम के मूल्य में होने वाली बचत से कम हो। यह आपको विशेष शर्त रखी है। तो इसमें स्थानीयकरण का श्रम लागत के बारे में उन्होंने बताया। अब यहाँ जान लेते हैं कि श्रम का स्थानीयकरण की जो 2 तत्व उन्होंने प्रभावित करते हैं, श्रम लागत निर्देशांक या सूचकांक। यहाँ श्रम लागत सूचकांक किस प्रकार उन्होंने बताया है, श्रम लागत तथा निर्मित माल के कुल भार के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक या सूचकांक कहते हैं। दूसरा उन्होंने स्थानीयकरण भार बताया। उत्पादन की संपूर्ण विधि में परिवहन पर किए जाने वाले कुल भार को स्थानीयकरण भार कहते हैं। तो श्रम लागत के स्थानीयकरण भार के अनुपात का श्रम गुणांक कहा जाता है। एग्जाम पूछ लेते हैं कि श्रम गुणांक या श्रम निर्देश किसको कहते हैं। तो श्रम लागत का स्थानीयकरण भार के अनुपात को श्रम गुणांक कहा जाता है। श्रम गुणांक के अनुपात के कारण ही उद्योग परिवहन लागत बिंदु से श्रम स्थानीयकरण की ओर स्थापित होते हैं। उद्योग की अवस्थिति न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से हटकर कहां होगी, इसके लिए वेबर ने आइसोडोपेंस के विचार प्रस्तुत किया। एक जो लाइन है जो न्यूनतम परिवहन लागत को मिलाती है उसको आइसोडोपेंस कहते हैं। ये अधिकांश प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेते हैं कि आइसोडोपेंस क्या होता है और ये न्यूनतम लागत सिद्धांत पर दिया जाता है या श्रम लागत पर दिया जाता है। तो आप बताएंगे श्रम की न्यूनतम लागत को आइसोडोपेंस की एक वेबर महोदय ने संकल्पना की। आइसोडोपेंस क्या होता है, वो रेखा जो समान परिवहन व्यय वाले बिंदु पद को मिलाती हो उसको आइसोडोपेंस कहते हैं। श्रम लागत प्रभाव को सस्ते श्रम केंद्र पर कच्चे माल के परिवहन के अतिरिक्त लागत के बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को आइसोडोपेंस के माध्यम से समझना का प्रयास वेबर महोदय ने किया है। यहाँ पर आप एक प्रकार का एक मॉडल आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार श्रम लागत, इसको आप देख लीजिए कि श्रम लागत का उद्देश्य का किस प्रकार उद्योगों में प्रभाव पड़ता है। वेबर की मान्यता है कि श्रम लागत में होने वाली बचत यदि परिवहन लागत से अधिक है तो उद्योग न्यूनतम श्रम लागत वाले बिंदु पर स्थापित होगा।
परिवहन लागत बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आइसोटोन कहा गया। जैसे M1, यहाँ M का मतलब रॉ मेटेरियल, और जो M है यहाँ मार्केट है, और जो आपका 10, 20, 30 और 40 जो है यहाँ पर श्रमिक जो रॉ मेटेरियल जहाँ पर नज़दीक वहाँ श्रमिक 10 उसके 10 में मिलता है, और थोड़ा सा आगे जाते तो 20 में, और आगे जाते तो 30, और आगे जाते तो 40, यानी मार्केट में अधिक होता है। तो इन दोनों की सीधी रेखा जो मिलाई गई है उसको कहते हैं आइसोडेफेंस, जो रेखा समान परिवहन वे वाले बिंदु को मिलाती है। तो आप देखिए किस प्रकार इन्होंने वेबर महोदय ने, यदि R1 जो आपका मटेरियल है, एक इसको समझ लीजिए, आपका जो मटेरियल है R1 की लोकेशन परिवहन जो है स्थापना की 400 रुपये है, और प्रति टन उत्पादन का श्रम लागत 500 रुपये है। तो यदि R2 पे उत्पादन का कुल लागत कितनी हो जाएगी, 900 रुपये हो जाएगी, 500 और प्लस 400। यदि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं O2 जो 12 जो मिला रहे हैं मार्केट को, जो आइसोडेफेंस रेखा है, श्रम लागत की 250 है, अतिरिक्त परिवहन का लागत 120 रुपये, जो आप गोले में देख रहे हैं, कुल लागत 770 रुपये हो गई। तो उद्योग कहाँ होगा, सबसे न्यूनतम जगह पर होगा, स्थापित किया जाएगा। ये PQ इसी मॉडल पे है। ये जो लाइन दिख रही है आपको 010, यह आइसोडेफेंस रेखा है जो आपको न्यूनतम परिवहन लागत को दर्शा रही है। इन्होंने दो पदार्थों की समान अतिरिक्त परिवहन लागत के बिंदु को भी आइसोडेफेन में जोड़ा है। किस प्रकार उनकी पदार्थों का बाजार पहुंचता है, तो आप देखिए कि जो R1 जो भी बताया, और जो मार्केट पे जो सीधी रेखा है, वो आप सीधी रेखा से उन्होंने आइसोडेफेंस को उनको समझाने की कोशिश की है। और जहाँ परिवहन लागत का सामंजस्य श्रम लागत से बचत से होता है, तो उद्योग भी वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अल्फामा राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रारूप है वो इसी वजह से है, वह स्थापित किया गया है कि श्रम लागत वहाँ पर कम आती है। भारत में भी ऐसे उद्योग है, जैसे वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, जो न्यूनतम श्रम लागत पर कहीं परिणाम है। तीसरा आता है कि परिवहन लागत और श्रम लागत के अतिरिक्त समूहन के कारण न्यूनतम परिवहन लागत की स्थिति में भी उन्होंने अध्ययन किया है कि वेबर के अनुसार कि श्रम लागत व न्यूनतम परिवहन लागत के अन्य ऐसे भी कारक होते हैं जो समूह प्रवृत्ति के होते हैं, जो उद्योग को परिवहन लागत बिंदु के दो प्रकार को यहाँ पर विभाजित किया है, जिसमें बड़ा उत्पादन होने का एक ही स्थान पर अनेक कारखाने स्थापित होते हैं तो उत्पादन व्यय कम हो जाती है, और अनेक उद्योगों के स्थान पर एकत्रित होने के कारण विशेषकर सेवाएं, श्रम का अधिक विभाजन और वर्ध बाजार आदि उत्पादन का व्यय कम हो जाता है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। वेबर में सामूहिकरण के प्रभाव को भी यहाँ जो किया है, वे लागत सामूहिकरण प्रभाव से लागत में कमी की संभावना बताई गई है, और कहा कि हल्के उद्योग और फूड जो छोटे छोटे उद्योग है, फूड लूज उद्योग की स्थापना कभी कभी परिवहन मूल्य की तुलना में संरचनात्मक कारकों को अधिक प्रभाव करती है। संरचनात्मक कारण श्रम और परिवहन के अलावा भी कुछ एक संरचनात्मक या संगठनात्मक कारक होते हैं जो उद्योग को भी प्रभावित करती है, क्योंकि उद्योग अपने विकास के लिए संरचनात्मक सुविधा में भी पर्याप्त निवेश पर पाने के सामान्यतः सक्षम नहीं होते हैं। इसके एक ही आधारभूत संरचना और एक दूसरे के उत्पादकों का लाभ उठाकर अपनी प्रतिक्रिया उत्पादन की लागत कम कर देते हैं। तो यहाँ पर वेबर महोदय ने एक मॉडल दिया है, तो आप देख रहे होंगे कि ये सर्किल है, तो एक जो बाजार होगा या उसका आसपास का जो उद्योग होगा, मगर जो आपका कलर दिख रहा है ग्रीन, यहाँ पर किसी प्रकार का उद्योग नहीं होगा। तो उस प्रकार उद्योग की स्थापना के लिए जो वेबर महोदय ने बताया कि एक यातायात और श्रम लागत के अलावा सामूहिक कारण भी उद्योग की स्थापना की जाती है।
इसका उदाहरण सिंगापुर का दिया उन्होंने। और स्थानीयकरण के जो कारक है वो एकत्रीकरण की प्रवृत्ति होती है और एक दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक तो एकत्रीकरण की प्रवृत्ति होती है और एक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। किसी उद्योग की स्थापना में सेक्टर विशेष के केंद्रीकरण हो जाने से उस सेक्टर का उत्पादन को लाभ प्राप्त हो जाता है जिसमें उत्पादन लागत कम होती है। ये एकत्रीकरण के कारण होता है। वेबर ने जिस प्रकार कारखानों की स्थापना का श्रम का प्रभाव दर्शाया उसी प्रकार एकत्रीकरण के प्रभाव का भी यहाँ पर स्वीकार किया। उनके अनुसार केंद्रीकरण या एकीकरण 3 प्रकार से होते हैं। कारखाना में विस्तार के जिनके कारण बड़े पैमानों का उत्पादन लाभ उपलब्ध हो। एक ही उद्योग में कई कारखानों का एक स्थान पर स्थापित होने जिसके कारण सामान्य तकनीक और उत्पादित वस्तुओं का विक्रय संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों का एक स्थान पर स्थापित होने के कारण उद्योग के लिए सामान्य सुविधा जैसे परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति, जब विकेंद्र की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल हो जाती है तो स्थान विशेष केंद्रीकरण के कारण प्राप्त होने वाली लाभों को कमी होने लगती है, क्योंकि अत्यात्मक केंद्रीकरण के कारण अनेक प्रकार के स्थानीय करों में वृद्धि हो जाती है और भूमि मूल्य में वृद्धि हो जाती है और श्रम मांग अधिक हो जाने लगती है। तो उद्योग स्थापना की जो पूरा मॉडल आपने वेबर महोदय ने दिया, श्रम लागत का, परिवहन लागत का और सामूहिकरण का, उसका यदि मूल्यांकन करते हैं तो उन्होंने निष्कर्ष निकलता है वो किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के परिवहन खर्चों के सामान्य स्तर पर प्रभाव नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों के सापेक्षिक परिवहन खर्चों का ही प्रभाव पड़ता है। अर्थात किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के परिवहन खर्चों के सामान्य स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि विभिन्न स्थानों के सापेक्षिक परिवहन खर्च का प्रभाव पड़ता है। उद्योग उस कच्ची सामग्री की ओर आकर्षित होता है जो दो मिश्रित कच्चे युक्त सामग्री होती है। उद्योग की स्थापना विभिन्न प्रकार की कच्चे सामग्री के संदर्भ उनकी विशेषताओं द्वारा स्थानीयकरण संभव है। किसी स्थानीय त्रिभुज के अंतर्गत उद्योग की स्थापना कच्ची सामग्री के सापेक्ष भार पर निर्भर है। कारखाना उस कच्ची सामग्री के स्रोत के निकट स्थापित होगा जिसका सापेक्षिक भार अधिक होता है। उद्योग की स्थापना उस लागत बिंदु के हटकर भी हो जा सकता है जहां पर श्रम लागत का केंद्रीकरण के कारण लाभ प्राप्त होता है और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। ये निष्कर्ष उन्होंने बताया। वेबर महोदय का जो सिद्धांत है उसमें कुछ आलोचना भी हुई है। यहाँ पर मैंने पूर्व में कहा था कि इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो इस सिद्धांत के कुछ जो आलोचना है, ये सिद्धांत उद्यमिता और प्रबंध में किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया, मैनेजमेंट पर इसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और ये न्यूनतम लागत बिंदु को अधिकतम लागत बिंदु को समझाया जो उचित नहीं है, क्योंकि कई बार न्यूनतम लागत के बाद भी अन्य खर्चे बढ़ जाते हैं। दूसरा, कच्चे माल व तैयार माल परिवहन लागत पर समान नहीं होता है। वेबर की परिवहन लागत पर ध्यान दिया है लेकिन उत्पादन प्रक्रिया की लागत पर ध्यान नहीं दिया है। परिवहन लागत की अपूर्ण विवेचना की गई है, पूर्ण रूप से विवेचना परिवहन लागत पर नहीं की गई है। यातायात के साधन व धरातल की संरचना आदि की सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवहन में के सदैव दूरी के अनुपात में वृद्धि होती है जबकि वास्तव में दूरी के अनुपात में परिवहन भाड़ा भी घटता है। वेबर द्वारा जो संभावित मांग और पूर्ति के स्थानीय परिवर्तन के प्रभाव का कोई महत्व नहीं दिया गया है। वर्तमान उद्योग की स्थापना राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आजकल राजनीतिक कार्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो वेबर ने इसको समान माना गया था। पर परिवहन प्रणाली और तकनीक के व्यापक सुधार के कारण परिवहन का जो मुख्य कारक के रूप में महत्व कम हुआ है। अर्थात श्रम लागत के संबंध में जो दोषपूर्ण मान्यता प्रतिपादित की गई है, तो विभिन्न प्रकार की जो आलोचना की गई है, तो इसमें आलोचनाओं को संक्षेप में यहाँ पर बता सकते हैं। बहुत सारी आलोचना है। वेबर की मांग को जो मांग है उनको अनदेखी की गई है। लंबी दूरी की परिवहन लागत को कम माना गया है। वेबर के सामूहिक संकल्पना को कि भूमि की ऊंची कीमतों का स्थान नहीं दिया है, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। उद्योग में स्थानीयकरण, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का नकारा गया है, जो मैंने पूर्व में बताया।
अर्थात बहुत सारी वेबर की जो सिद्धांत है उसमें कमियां हैं। कमियों के बावजूद भी इसका ये वेबर का जो अवस्थिति का सिद्धांत है बहुत सारी मेहनत तक हद तक बहुत सही है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।